हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम लोग टॉट्स में एक न्यू टॉपिक लेंगे, दैट इज़ डिफेमेशन, दैट इज़ मानहानि। डिफेमेशन, DEFAMATION, दैट इज़ डिफेमेशन, जिसका जो मेन शब्द है, एक टर्म जिससे ये डिफेमेशन शब्द बना है, दैट इज़ फेम। FAME जो फेम होता है, जिससे आपका एक वर्ड बनता है फेमस। जैसे आप बहुत कॉमन वर्ड है फेमस होना, तो कि वो फलाना जो हीरो है या वो जो लीडर है वो बहुत फेमस है। फेमस होना प्रसिद्ध है, बहुत उनका नाम है, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो फेम शब्द से फेमस जो बना, बहुत अच्छे पॉजिटिवली जो फेमस हैं, पॉजिटिवली जो प्रसिद्ध हैं, दैट इज़ फेमस, फेम शब्द से। और इसी फेम शब्द में जब आगे हम डी लगा देते हैं तो दैट इज़ वो जो शब्द बनेगा दैट इज़ डी फेम, DEFAME। तो डी फेम हो गया फेमस से उल्टा हो जाना, फेम का उल्टा हो जाना। तो दैट इज़ जो मान थी, जो इज्जत थी, जो प्रसिद्धि थी, उसका डी फेम हो जाना, उस मान की, उस प्रसिद्धि की हानि हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड मान की हानि हो जाना, दैट इज़ डी फेम। और उससे हमारे लेसन का टॉपिक है जो, दैट इज़ डिफेमेशन, दैट इज़ मान हानि, जो आज हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डिफेमेशन। जब हम जैसे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, सब लोग हम अपनी एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में रहते हुए हम लोगों की एक रेपुटेशन होती है, एक हम लोगों की एक छवि होती है। तो अगर उस हमारी रेपुटेशन पर अगर कोई अनदर पर्सन कोई अटैक करता है, उसे आघात पहुंचाता है, उसे हर्ट करता है, तो उसके लिए हम लोग उसी तरीके से वाद ला सकते हैं जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी का हर्ट होने पर, जैसे हम अपनी संपत्ति, किसी भी तरीके की संपत्ति को हर्ट कोई अगर करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है तो हम उसके खिलाफ वाद ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम अपनी रेपुटेशन पर अगर कोई आघात करता है, हमारी छवि पर, हमारे मान पर जब कोई आघात करता है, अटैक करता है, तो हम उसी प्रकार से उस व्यक्ति पर वाद ला सकते हैं जिस प्रकार से हम अपनी संपत्ति की हानि पर, हानि होने पर लाते हैं। बिकॉज रेपुटेशन, सुनिए बहुत इजी अंग्रेजी, बिकॉज रेपुटेशन इज मोर वैल्यूएबल प्रॉपर्टी देन एनी अदर प्रॉपर्टी। कि जो रेपुटेशन है, जो हमारा मान है, जो हमारी इज्जत है, जो हमारी छवि है एक, वो किसी भी दूसरी संपत्ति से, किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी से मोर वैल्यूएबल होती है, ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। तो अगर उस पर कोई आघात पहुंचाता है, उसको कोई डीफेम करता है, तो उस पर हम उसी प्रकार से वाद ला सकते हैं जिस प्रकार से हम अपनी किसी और प्रॉपर्टी पर आघात पहुंचाने पर या उस पर अटैक करने पर या उसको हर्ट करने पर हम ला सकते हैं। तो डिफेमेशन का ऐसे इस तरीके से आप डिफाइन करके इसको आगे चलेंगे हम। तो इसके दो काइंड्स हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे बुक्स में कि इसके लिए दो काइंड्स बताई गई हैं, दो प्रकार बताए गए हैं। दैट इज डिफेमेशन इज ऑफ टू काइंड्स, दो प्रकार की होती है। नंबर वन, फर्स्ट है जो लाइबल, LIBEL, जिसे आप कहते हैं अपमान लेख। एंड द सेकेंड इज स्लैंडर, SLANDER, दैट इज अपमान वचन। तो फर्स्ट जो इसका प्रकार है वो है अपमान लेख, जो आँखों के लिए होता है। आँखों के लिए होता है कि इट मीन्स कि हम उसको देख सकते हैं, हम उसको जैसे किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ लिख कर दे देना, टेक्स्ट देना या कोई फ़ोटो भेज देना इस तरीके की, जिससे उसके मान की हानि हो रही है। तो आप सुनिए, अपमान लेख, लाइबल, LIBEL, या लाइबल या अपमान लेख आँखों के लिए होता है। लाइबल में कैसे होते हैं, कथन लिखित होता है, इसमें जो स्टेटमेंट होता है वो रिटन होता है। तो लाइबल में कथन लिखित होता है, इट इज़ इन रिटन फॉर्म, लिखित फॉर्म में होता है, लिखित तरीके से होता है। और मस्ट बी इन सम परमानेंट, मस्ट बी इन सम परमानेंट मतलब किसी स्थायी रूप से। एक होता है अगर हम मुंह से बोलते हैं तो वो अस्थायी होता है, और जब हम कुछ लिख कर दे देते हैं जो आँखों से हम देख सकते हैं, तो दैट इज़ परमानेंट। तो इट इज़ इन रिटन फॉर्म और मस्ट बी इन सम परमानेंट एंड विजिबल फॉर्म, जिसको हम देख सकते हैं, विजिबल फॉर्म उसको बोलते हैं। विजिबल जो होता है जिसको देखा जा सकता है। तो इट इज़ इन रिटन फॉर्म और मस्ट बी इन सम परमानेंट एंड विजिबल फॉर्म, सच एज, कैसा हो सकता है वो,
राइटिंग हो सकती है, कुछ लिखा हुआ हो सकता है, प्रिंटिंग हो सकती है, कुछ प्रिंट किया हुआ हो सकता है, एंड या फिर वो पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई फ़ोटो हो सकती हैं जो आपको आपकी फ़ोटो बुरी तरीके से या आपको डिफेम करने के लिए भेजी जा सकती हैं, जो स्थायी रूप की होती हैं, जिसको देखा जा सकता है आंखों से, दैट इज़ लाइबल, अपमान लेख जो होता है। और एक बात, जो ये अपमान लेख होता है वो एक क्राइम भी होता है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 499 में 499 जो सेक्शन है वो इससे रिलेटेड है, डिफेमेशन से रिलेटेड है, और जिसमें बताया गया है कि ये एक्शनेबल पर्सी होता है। एक्शनेबल पर्सी शब्द जो है, एक्शनेबल, एक्शनेबल, एक्शन से बना वर्ड, पर्सी, PERSE, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे स्वतः अनुयोज्य। स्वतः अनुयोज्य का मतलब होता है जो खुद से खुद ही एक्शनेबल होता है, मतलब अनुयोज्य होता है, मतलब कि जिस पर वाद लाया जा सकता है, जिस स्वतः ही वाद लाया जा सकता है, स्वतः ही वाद लाने लायक होता है के लिए, मतलब स्वतः ही जिस पर वाद लाया जा सकता है का मतलब होता है, एक्शनेबल पर्सी का मतलब होता है कि यू नीड नॉट टू प्रूव इट, आपको इस बात को प्रूव नहीं करना होता कि जो अपमान लेख आपके लिए लिखा गया है या जो पिक्चर आपकी बना दी गई है या भेजी गई है, जिसको पब्लिश कर दिया गया है, वो उससे आपका नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको प्रूव करने की कि उस अपमान लेख से आपका नुकसान हुआ ही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कोर्ट के द्वारा ये माना जाता है, जहां आपका वाद संस्थित आपने किया है वहां कोर्ट के द्वारा ये माना जाता है कि अगर लाइबल हुआ है, मतलब अपमान लेख आपके लिए लिखा गया है या पिक्चर बना दी गई है जो आंखों के लिए है और आपके लिए अपमान लेख लाइबल किया गया है, वो उससे आपको नुकसान हुआ ही होगा, तो ऐसा मान लिया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक्शनेबल पर्सी है, इसके लिए ये स्वतः अनुयोज्य होता है, इसके लिए आपको नुकसान जो हुआ है आपको उसको आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसको साबित करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में ऐसा मान लिया जाता है कि अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो आपको इससे नुकसान हुआ ही होगा। तो इसमें एक आप केस इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत सारे केस आपकी बुक्स में मिलेंगे, तो एक इंपॉर्टेंट सबसे केस लिखिए आप, गारबेट वर्सेस हेजल एंड कंपनी लिमिटेड का है, गारबेट, GARBETT, गारबेट वर्सेस हेजल, HAZELL एंड कंपनी लिमिटेड का एक केस है। इसमें क्या था, जो इसके फैक्ट्स थे वो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। इसमें जो प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ जिसके साथ बुरा होता है, जो प्लेंट लेकर जाता है, दैट इज़ वादी, जो वाद संस्थित करता है, जो हर्ट होता है। तो बार बार मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो प्लेंटिफ जो इसमें था वो एक कैमरामैन नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे फोटोग्राफर। जो इसमें प्लेंटिफ था वो आउटडोर फोटोग्राफर था, वो फोटोज़ खींचता था और उसका ये प्रोफेशन था, आउटडोर फोटोग्राफर था वो। और जो डिफेंडेंट था, जिसने उसके साथ कुछ बुरा किया था, जो वो होगा वो डिफेंडेंट होगा, जो खुद को बचाएगा वो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी। और जो प्रतिवादी था वो पब्लिशर था। पब्लिशर कौन होते हैं, जो अपनी मैगजीन्स निकालते हैं और उसमें पब्लिश करते हैं फोटोज़ और अपनी बुक्स में पब्लिश, अपनी मैगजीन्स में पब्लिश करते हैं। तो उसने, जो पब्लिशर था, जो डिफेंडेंट था, उसने सॉरी, उसने अपनी जो मैगजीन थी उसकी उसमें जो प्लेंटिफ की एक फोटोग्राफ एक नेकेड वुमेन के साथ, एक नग्न स्त्री के साथ, नेकेड वुमेन की फोटो के साथ इस तरीके से पब्लिश की, इस तरीके से प्रकाशित की कि, और उसके नीचे ऐसा कुछ लिखा कि जिससे एक कुछ सेंटेंस ऐसा कुछ लिखा जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि जो प्लेंटिफ है, जो कैमरामैन, वो फोटोग्राफर था, आउटडोर फोटोग्राफर प्लेंटिफ था, उसका ऐसा ही कुछ काम है कि वो ऐसी ही फोटोज़ खींचता है जो कि उसने अपने उसमें पब्लिश की थी, एक नेकेड वुमेन की। तो इससे आप सुनिए, ये इस तरीके से इट वाज, इसमें ये बताया गया कि इट वाज हेल्ड दैट ऑल दिस अरेंज्ड इन सच अ मैनर, इस तरीके से जो ये सारा कुछ अरेंज किया गया था, उसकी एक फ़ोटो कैमरामैन की, जो था फोटोग्राफर की, एक नेकेड वुमेन के साथ इस तरीके से अरेंज की गई थी, इन सच अ मैनर
एज टू बी केपेबल ऑफ डिफेमेटरी मीनिंग, जिसका एक बहुत ही डिफेमेटरी मीनिंग निकल रहा था, जिसका एक बहुत ही मानहानिकारक एक मतलब निकल रहा था। जैसा कि उसने उसकी फ़ोटो उस फोटोग्राफर की एक वेमेन के साथ खींच के डाल दी थी, मतलब एक डाल दी थी, और नीचे ऐसा कुछ अरेंज किया गया था उसके साथ, पूरा इस तरीके से उसने अरेंज किया था, अपनी पब्लिश किया था उसने अपनी मैगजीन में कि इट वॉज हेल्ड दैट ऑल दिस अरेंज इन सच अ मैनर एज टू बी केपेबल ऑफ अ डिफेमेटरी मीनिंग, जिसका एक बहुत ही मानहानिकारक मतलब निकल रहा था। तो इस तरीके से आप दिस इज़ ऑल अबाउट लाइबल, कि जो लाइबल है, जो अपमान लेख है, वो आँखों के लिए होता है और ये एक्शनेबल पर्सी होता है, कि इसको आपको प्रूव नहीं करना होता कि इससे आपको कोई नुकसान हुआ ही है। तो और ये इस तरीके से अगर कोई प्रूव हो जाता है तो वो उसको आपको कुछ भी साबित करना नहीं है और वो एक्शनेबल होता है, कोर्ट में आप उसके लिए वाद संस्थित कर सकते हैं। और ये क्राइम है अंडर सेक्शन 499 इन आईपीसी। तो ये एक तरीके का अपराध है। अब सेकंड काइंड पर आ जाइए, जो दूसरा प्रकार है, दैट इज स्लैंडर। जो मानहानि का दूसरा प्रकार है वो है स्लैंडर, SLANDER, दैट इज अपमान वचन। अ स्लैंडर इज वर्बल, मुंह से बोलने वाला, और ओरल, ओरली, मुंह से बोलना, जैसे आप ओरली दवा लेते हैं, ओरल मतलब मुंह से लेना। तो अ स्लैंडर इज वर्बल और ओरल स्टेटमेंट intending to injure the reputation of another, किसी और पर्सन की, किसी अनदर पर्सन की रेप्यूटेशन को, उसकी छवि को इंजुरी करने के लिए, इंजर करने के लिए, इंजोर करने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए एक ऐसा वर्बल या ओरल स्टेटमेंट है जो इंटेंशनली दिया गया है। क्या मतलब समझ में आया? कि आपने जानबूझकर ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी अनदर पर्सन के लिए किया है ओरली, जिससे कि आपका इंटेंशन क्या है कि उसका अपमान करना, कि उसकी जो छवि है वो इंज्योर हो जाए। तो अ स्लैंडर इज वर्बल और ओरल स्टेटमेंट इंटेंडिंग टू इंज्योर द रेपुटेशन ऑफ अनदर। तो इससे क्या होता है, इसमें जो मानहानि आप कि आई थिंक आपको इंग्लिश में और हिंदी में समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी अंग्रेजी है। तो इसमें मानहानि जो आपकी की जाती है, किसी पर्सन की जाती है, वो कैसे की जाती है? कथन से, बोलकर, कथनों से, शब्दों से, या वचन को बोलकर की जाती है, या फिर कैसे की जाती है? संकेतों से। संकेत कैसे? कि हाथों से बहुत अजीब से संकेत करना, या इशारा कोई करना, जैसे आप सिर हिलाना, बुरी तरीके से, गलत तरीके से आंख मटकाना, या मुस्कुराना, या फुसफुसाना, फुसफुसाना कोई विस्पर करना, कि धीरे से किसी के लिए हंस कर बोलना, व्यंग करना, फुसफुसाना। तो इस तरीके से मुंह से जब किया जा, मतलब कानों के लिए आपके किया जाता है अपमान वचन, दिस इज अपमान वचन, ये अपमान वचन कहलाता है। तो जो स्लैंडर है, जो अपमान वचन है, वो एक्शनेबल पर्सी नहीं होता। उसके लिए मतलब एक्शनेबल पर्सी नहीं होता, कि ये स्वतः अनुयोज्य नहीं होता। इसके लिए आपको जो नुकसान आपको हुआ है उसको साबित करना पड़ता है, उसको प्रूव करना पड़ता है स्लैंडर में। बट कभी कभी स्लैंडर भी एक्शनेबल पर्सी हो जाते हैं, कभी कभी अपमान वचन भी स्वतः अनुयोज्य हो सकते हैं। तो वो कंडीशंस आपको बताती हूँ कि कब कब एक्शनेबल पर्सी या स्वतः अनुयोज्य अपमान वचन भी हो जाते हैं। तो नंबर 1, व्हेन क्रिमिनल ऑफेंस इज चार्ज, ऐसा आरोप लगा देना किसी पर कि प्लेंटिफ के ऊपर, वादी पर इस तरीके का आरोप लगा देना जो केवल जुर्माने से ही नहीं बल्कि कारावास से दंडनीय अपराध है। ऐसा कहना कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है, मुंह से बोलकर ही कह देना, कि जो कि कारावास से दंडनीय है, तो स्लैंडर भी एक्शनेबल पर्सी हो जाता है। तो अपमान वचन भी स्वतः अनुयोज्य हो जाता है, जिसके लिए आपको नुकसान साबित करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, कब स्लैंडर हो जाता है एक्शनेबल पर्सी? जब आप इम्प्यूटेशन ऑफ वायरुलेंट डिजीज, जब इम्प्यूटेशन किसी पर डाल देना, वायरुलेंट, वायरस होता है संक्रामक रोग के लिए कुछ ऐसा डिजीज जो संक्रमित रोगों को वायरुलेंट डिजीज कहते हैं। तो संक्रामक रोग से ग्रसित होने का आरोप लगा देना किसी पर, ये भी अगर स्लैंडर है तब भी एक्शनेबल पर्सी हो जाएगा। ये अपमान वचन होते हुए भी स्वतः अनुयोज्य हो जाएगा। और कब हो जाएगा?
जब आप इनकॉम्पिटेंस और अनफिटनेस फॉर ऑफिस, प्रोफेशन और ट्रेड, जब आप किसी पर जो कि ऑफिस प्रोफेशन है उसका, जैसे या फिर उसका कोई ट्रेड है, अगर आप किसी के लिए ये कह देते हैं कि ये जो व्यापार कर रहा है इसमें ये इनकॉम्पिटेंस है, या जो ये इनकॉम्पिटेंस हो ना, अक्षम, कि इसको नहीं आता, उसको अक्षम बता देना। या फिर अगर कोई ऑफिस प्रोफेशनल है, उसको उसी के काम में, उसी के प्रोफेशन में इनकॉम्पिटेंस बता देना, कि मतलब वो अक्षम है अपने इस कार्य में। जैसे अ चार्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी अगेंस्ट अ ट्रेड, व्यवसाय के लिए दिवालिया होने का आरोप, कि जो ये व्यापारी है ये दिवालिया है, ऐसा कुछ कह देना। या फिर इनकॉम्पिटेंस अगेंस्ट अ सर्जन, किसी सर्जन को, किसी डॉक्टर को जो सर्जरी करता है, उसको ये कह देना कि ये अपनी ये सर्जरी करने में अक्षम है। और क्या कहना कि और इग्नोरेंस ऑफ लॉ अगेंस्ट अ लॉयर, अगर आप जब लॉयर बन जाएंगे और आपके लिए कोई ऐसा कह दे कि ये इसको तो लॉ आता नहीं है, कि लॉयर को जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशन में है किसी, उसको ये कह देना कि इसको जो ये प्रोफेशन कर रहा है, जिस प्रोफेशन में ये है, इसको ये प्रोफेशन आता ही नहीं है। तो एक लॉयर को लॉ से अनभिज्ञ होना या विधि से अनभिज्ञता बता देना उसकी, ये भी ऑल एक्शनेबल पर्सी हो जाते हैं, भले ही ये स्लैंडर हैं। तो ये आपके डिफेमेशन के दो काइंड्स थे, दो प्रकार थे। अब एक चीज़ जो पॉइंट आता है, असेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन, कि कब आपका एक कथन या आपका एक पिक्चर जो आपने डाली है, जो कब ये डिफेमेशन हो जाएगा। क्योंकि एवरी क्रिटिसिज्म जो या एवरी कमेंट, जब आप किसी भी चीज़ की कोई आलोचना करते हैं, थोड़ी क्रिटिसिज्म, आलोचना करना या कमेंट कर देना किसी पे, कि कोई टिप्पणी कर देना किसी पे, तो हर टिप्पणी, हर कमेंट या फिर हर जो क्या नाम आपका क्रिटिसिज्म है, जो आपने किसी की आलोचना की है, ये हर बार ही डिफेमेशन नहीं बन जाएगा। तो ये कब आपकी कोई कमेंट या कब आपका कोई क्रिटिसिज्म, कब डिफेमेशन बन जाएगा, कब ये आपका डिफेमेशन बन जाएगा, मतलब ये मानहानिकारक कब बन जाएगा। तो ये आपकी कंडीशंस आपको बताती हूँ। नंबर 1, कब ये शर्तें, जब आपकी 3 है, ये पूरी हो जाएंगी, तो आपका कथन या कमेंट या जो आपने ये आपने जो क्रिटिसिज्म किया है, किसी का आलोचना की है, वो आपकी डिफेमेशन बन जाएगी। तो नंबर 1 कंडीशंस बता रही हूँ आपको। नंबर 1, द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, जो आपने कथन किया है वो मानहानिकारक हो। नंबर 2, द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, जो आपने मानहानिकारक वचन जिस व्यक्ति के लिए किया है, कथन का संबंध वादी से होना चाहिए, आप एरो करके कि इस व्यक्ति के लिए किया है, या आपने यूं ही आप कॉमनली किसी को कह रहे हैं कि यहाँ तो सभी लोग बेवकूफ़ हैं, या तो यहाँ पे सभी जो हैं इनको कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो कथन है, वो मानहानिकारक जो कथन है, वो वादी के संबंध में होना चाहिए। द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। एंड द नंबर 3, स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश, जो कथन है वो प्रकाशित होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं, तभी आपका कमेंट या आपका जो क्रिटिसिज्म है वो डिफेमेशन बन जाएगा। नहीं तो हर कमेंट या हर क्रिटिसिज्म, हर आलोचना डिफेमेशन नहीं बनेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफेमेशन। आपके मानहानि का जो एक टॉपिक है, वो इसके लिए आपका ये कंप्लीट हो जाता है। एक इसमें छोटा सा एक टर्म है, दैट इज़ इन्यूएंडो, जो कभी कभी आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। तो इसकी स्पेलिंग आप लिखेंगे INNUENDO, दैट इज़ इन्यूएंडो, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे गर्भोक्ति, 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 गर्भ जो इनसाइड हो गया, उक्ति कुछ बोलना, तो जो छुपी हुई उक्ति है, दैट इज इन्यूएंडो, जो छुपा हुआ है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कथन जिसमें शब्द तो अपमानकारक न हो, लेकिन उसका अर्थ अपमानकारक हो। जैसे जैसे मैं कहूँ कि कोई डफर सा बच्चा हो, या कोई मतलब कम समझदार कोई इंसान हो, और उसके लिए मैं ये कहूँ कि ये तो बहुत जीनियस है, या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे आप किसी को जो बहुत टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बोलता होगा कोई, बहुत टॉकेटिव, ओवर टॉकेटिव होते हैं, और उनके लिए ये कहना कि ये तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, कभी बहुत बोलते ही नहीं है ज़्यादा। तो मतलब
ऐसा कुछ कह देना जिसके शब्द तो अपमानकारक ना हो लेकिन अर्थ अपमानकारक हो. अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट वेयर द वर्ड्स आर नॉट लाइबलस बट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर लाइबलस. तो गर्भोक्ति उसको कहेंगे. इन्यूएंडो कभी कभी आपका शॉर्ट नोट में आ जाता है, जो अपमान, ये आपके लेसन से थोड़ा रिलेटेड है, जो मैंने आपको बता दिया. तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफेमेशन. बहुत इजी सा लेसन और बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा सा है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. ओके, सी यू सून. बाय बाय.